नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में हमेशा की तरह आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज है 16 जून, यानी कि जून महीने का तीसरा सप्ताह या दूसरा पखवाड़ा प्रारंभ होने जा रहा है। और आमतौर पे ये देखा गया कि सोयाबीन की खेती में बोनी का जो उपयुक्त समय होता है यही होता है दूसरे पखवाड़े के बाद में। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके क्षेत्र में मानसून का आगमन होता है और कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो हम सोयाबीन की बोनी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो बोनी के समय पे हमको क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे विभिन्न क्षेत्रों के लिए बोनी का उपयुक्त समय, बीज दर क्या क्या अनुशंसित की गई है और कतारों की दूरी क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी आप देख रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि बोनी करें, लेकिन कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा मानसून के आगमन के पश्चात हो जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किस्मों की विविधता। इसमें यह है कि हम लोग जब बोनी करेंगे, एक ही किस्म की खेती करने के बजाय आपके क्षेत्र के लिए या जलवायु के लिए अनुकूल कम से कम 2 या 3 किस्मों को प्राथमिकता दें, अपने खेत में लगाएं। और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुशंसित किस्मों की जो जानकारी है तालिका के रूप में आप इस समय पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस सूची में से कोई भी 2-3 किस्में हैं, उसका बीज अपने पास उपलब्ध कर दें और उसको इस साल बोनी के प्रयोग में लाएं। हमारा जो मध्य प्रदेश है, जिसको कि सोया राज्य कहा जाता है, यहाँ के किसानों के लिए विशेष सलाह ये है कि ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे साल में 3 फसलें लेते हैं, तो वहाँ पे सोयाबीन की कम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्में लगाएं, जिससे कि आपको सोयाबीन के बाद में आलू, प्याज, लहसुन और उसके बाद में गेहूँ, चने की फसल लगाने में आसानी हो जाए। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पे केवल 2 फसलें लेते, सोयाबीन के बाद में सीधे गेहूँ, चना लेते, वहाँ पे सोयाबीन की मध्यम समय में पकने वाली किस्म जैसे कि JS 2172 है या NRC की 142 है, ऐसी किस्म आप लगा सकते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र के किसान भाई लोग अंतर्वर्ती फसलों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। और ये एक ऐसे तरीका है कि हम जो रिस्क होती है उत्पादन में या जो मंडी में भाव मिलते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो सोयाबीन एक बहुत ही अच्छी फसल है जो कि कई प्रकार की अंतर्वर्ती फसल में उपयुक्त होती है। और महाराष्ट्र में तुअर के साथ में या अरहर के साथ में या मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर चाहे तो मक्की के साथ में बहुत अच्छी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए 4 कतारें सोयाबीन की और 2 कतारें अंतर्वर्ती फसल को आप लगा सकते हैं। जब आप 2-3 किस्मों की खेती कर रहे हैं सोयाबीन की, उसका बीज आप अपने पास उपलब्ध कर लें और ज़रूर ये करें कि उसकी अंकुरण क्षमता की जांच कर लें। और वो ये होना चाहिए कि 70% अंकुरण क्षमता इसकी हो, तब हम इसको बीज को अच्छा मान सकते हैं और इसको जो अनुशंसित बीज दर है उसके हिसाब से हम बोनी कर सकते हैं। अब बात करेंगे पोषण प्रबंधन की, यानी कि सोयाबीन की खेती में जो पोषक तत्वों का प्रयोग कितना होना चाहिए। आमतौर पे हम ये कहते कि अपनी जो खेत है या मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए या निरंतर टिकाऊ उत्पादन लेने के लिए गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टर या मुर्गी की खाद, केंचुए वाली खाद 2.5 टन प्रति हेक्टर इसको हर साल अपने खेत में मिलाएं, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी रहे, पौष्टिक बनी रहे। लेकिन इसके साथ साथ फसल के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की मात्रा भी हमें देनी चाहिए। और इस समय पे आप तालिका में देख रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा, और साथ ही साथ आपको दिखाई दे रही है उसके जो पूर्ति के लिए विभिन्न जो विकल्प इस समय पे आप देख रहे हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश और सोया राज्य की बात है, 25, 60, 40, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश और सल्फर की मात्रा अनुशंसित की गई है। और इसके लिए जो 4 प्रकार के विकल्प आपके पास उपलब्ध है, यूरिया, सुपर फॉस्फेट और प्यूरिटा पोटाश, पहला विकल्प इस समय पे देख रहे, मात्रा आप बढ़ सकते हैं। दूसरा विकल्प है DAP,
और उसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश और साथ में सल्फर के लिए बेंटोनेट सल्फर। तीसरा विकल्प है मिश्रित उर्वरक, जो कि 12-32-16 के नाम से आता है, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर, लेकिन उसके साथ में आपको 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर भी आपको अलग से डालना पड़ेगा। ये तीनों विकल्प आपने देखे, लेकिन ऐसे क्षेत्र या मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले जहाँ पे आयरन की कमी या जिंक की कमी देखी गई, जस्ता की कमी, तो उसके लिए आप आवश्यकता के अनुसार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक सल्फेट और 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आयरन सल्फेट का प्रयोग आप बोने के समय पे कर सकते हैं। ये जितने भी आप पोषक तत्वों की मात्रा दिखाई दे रही है, केवल बोने के समय पे ही उपयोग करना है। यदि आपके पास सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल अवेलेबल है तो उस खाने में आप डालें और बीज अलग खाने में, या नहीं है तो आप तीनों जो सभी प्रकार के खाद इकट्ठा मिला के आप ब्रॉडकास्ट कर ले, खेत में छींट दें, उसके बाद में आप बोनी कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो कतारों की दूरी या पौधों की दूरी, स्पेसिंग जिसे कहते हैं, और कितनी गहराई पे बोना चाहिए, बीज दर क्या होना चाहिए। अब तालिका में पूरी जानकारी इस समय पे आपके उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कम समय में पकने वाली वैरायटी लेते हैं, जो कि सीधी बढ़वार होती है, तो उसको 30 सेंटीमीटर की कतारों की दूरी पे बोए, और जो फैलने वाली जो किस्में हैं, जैसे कि NRC 142 है या JS 2172 है, उनको 45 सेंटीमीटर की दूरी पे आप बो सकते हैं। आप पौधों की दूरी भी आप देख सकते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर सीधी बढ़वार वाली किस्मों के लिए और 5 से 10 सेंटीमीटर फैलने वाली किस्मों के लिए। इसी प्रकार बीज दर जो है 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर सीधी बढ़ने वाली, जो कि 30 सेंटीमीटर के आप बो सकते हैं उसके हिसाब से, और जो फैलने वाली किस्में हैं 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। कोई भी आप वैरायटी लगाइए, लेकिन बीज की गहराई 2 या 3 सेंटीमीटर से अधिक ना रखें, और संभव हो तो आप सोयाबीन की फसल BBF रिच फरो या रेज बेड पद्धति से बोए, जिससे कि विपरीत मौसम में होने वाले जो नुकसान है उससे हम कम कर सकते हैं। इस समय पे आपने स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं BBF सीड ड्रिल या रिच फरो पद्धति से बोई जा रही फसल का, और यह ऐसी सीड ड्रिल बाजार में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के कस्टमायरिंग सेंटर में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो ऐसी मशीनों का प्रयोग करके अपनी खराब मौसम के कारण जो नुकसान होता है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करेंगे बोनी के समय पे बीजोपचार की। साथियों, बीजोपचार एक अच्छा तरीका है, विकल्प है, और ऐसा तरीका है जिससे कि कई प्रकार की बीमारियों को और साथ ही साथ जो तना मक्खी जैसे कीट को भी हम शुरू से ही सुरक्षित अपनी फसल को कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमने तरीका बना रखा है बीज उपचार के लिए, जिसको कि हम FIR कहते हैं। F मतलब फंजीसाइड फफूंदनाशक, I मतलब इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, और उसके बाद में राइजोबियम या PSB कल्चर या तरल बायो फर्टिलाइजर। तो ये जो सूची इस समय पे देख रहे हैं, आप सबसे पहले स्थान पे देख रहे हैं एजोक्सिस्ट्रोबिन, थाइफेनाइड मिथाइल और थाइमिथाक्सम। ये ऐसा रसायन है जिसमें 2 फफूंदनाशक और 1 कीटनाशक मिला हुआ है। ये बहुत अच्छा उपयुक्त है, और इसके साथ में अगर बीजोपचार करते हैं तो अलग से कोई कीटनाशक लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जो जीवाणु खाद है या तरल बायो फर्टिलाइजर उसको उपचारित करना पड़ेगा। लेकिन बाकी विकल्प आप इस समय पे देख रहे हैं, जैसे कि पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन, कार्बोक्सिन प्लस थायरम है, या कार्बेंडिज़म मैंकोजेब का पूर्व मिश्रित रसायन है। इनको अगर आप उपयोग में लेते हैं तो इसके साथ ही साथ 2 जो कीटनाशक इस समय पे सबसे नीचे में देख रहे हैं, थायोमिथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से कोई भी आप लेके आप बीज उपचार फफूंदनाशक के बाद में आप कर सकते हैं। फफूंदनाशक से बीज उपचार करने के बाद में, जैसे कि मैंने बताया, जीवाणु खाद से भी इसको उपचारित करना होता है, और इसके लिए राइजोबियम या PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से, या आजकल राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित हमारा जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र है, वहाँ से तरल बायो फर्टिलाइजर या कंसोर्शिया के रूप में पाउच आने लगे हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये सब तो प्रक्रिया का अनुपालन करके आप सोयाबीन की बोनी करें, और उसके बाद में जो बात आती है अंतिम बात, जो खरपतवार नाशक का प्रयोग की।
सोयाबीन की फसल में 3-4 प्रकार के खरपतवार नाशी उपलब्ध है। अभी हम बोनी के समय पे यदि आपके चयन में बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं उसकी इस समय पे आप सूची देख रहे हैं। यदि इनमें से कोई उपयोग लेना है तो सोयाबीन की बोनी के 3 दिन अंतराल में या 72 घंटे से पहले या सोयाबीन का बीजांकुर ज़मीन से बाहर आने से पहले आपको इनमें से कोई एक खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। डाइक्लोसिलम के भी कई सारे फॉर्मुलेशन यहाँ पे है। सल्फेट्राजोन है, क्लोमोजोन है, पेंडिमेथिलिन है, फ्लूमीऑक्साजिन है, मेट्रिबिजिन है, सल्फेट्राजोन और क्लोमोजोन का पूर्व मिश्रित रसायन है, पायरोक्सासल्फोन है, मेटलाक्लोर है। कई प्रकार के हैं। इनमें से जो भी आप मनपसंद है या बाज़ार में उपलब्ध है इसका लेके अपने जो बोई हुई फसल के बाद में खेत पे छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी अभी तक की बोनी के समय पे हमें जो प्रक्रियाओं का पालन करना है उसकी जानकारी। मिलेंगे अगली बार। अगले हफ्ते में हमें क्या करना है, सोयाबीन की फसल में क्या क्या हो सकता है इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।